हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अकाउंट्स की सीरीज़ जल्दी ही चालू करने वाला हूं, तो हमने जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अकाउंट्स की सीरीज़ को आज हमने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने 2013 में और 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए, और जो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की वैकेंसी में जो क्वेश्चन पूछे थे, ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिए हैं, जिन्हें हम हमारा पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो समझा है वो हम इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जब हम कॉन्सेप्ट शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को के लिए जो है ना, मेनली मेरा फोकस रहेगा कि हिंदी मीडियम वालों को मैं ज़्यादा चीज़ें कवर करवा सकूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, गूगल पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। तो लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा टिपिकल रहता है सारे रिसोर्सेज देख पाना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी हिंदी मीडियम वालों से कि आप एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा। हालांकि सभी जो भी देख रहे हैं वीडियो, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और पेन जरूर लीजिएगा और उसे अपनी लैंग्वेज में जैसा भी आप लिख सकते हैं, हर कॉन्सेप्ट को जो भी मैं बोलूँ उसे अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो वैसे भी ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी आप समझेंगे उसे अपनी लैंग्वेज में समझिए, उसे लिखिए और उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जैसे मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखे हैं ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो जो भी आपको समझ में आए, जिस भी तरह से आप लिखना चाहें अपने लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं, और वो बेटर रहेगा कि आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखें ताकि आप उसे इजीली रिकॉल भी कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे पूरी तरह से हिंदी में ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर लूँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट है क्या, पहले हम पढ़ रहे हैं जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जिनके बेसिस के ऊपर, जिनके आधार के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं, किस बेसिस पे हम अकाउंट्स को बना रहे हैं, उनके लिए जो रूल्स बनाए हुए हैं उन्हीं सबको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इस पीडीएफ में यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो है उन सभी को समराइज किया है। तो एक एक करके हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात करता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संस्था की संकल्पना। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ऑनर। कि जो मालिक है वो मालिक से जो कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से अलग है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन मालिक के होंगे और जो बिजनेस के होंगे उन दोनों को हम अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है सेपरेट अकाउंट्स, कि सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन होंगे। अगर मालिक के भी जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है वो उनके लिए अलग से अकाउंट्स बनाएगा, और बिजनेस के अकाउंट बिल्कुल ही अलग तरीके से होंगे। आपने देखा भी होगा कि जो कंपनीज होती है उन कंपनीज का अपना खुद का पैन कार्ड होता है, क्योंकि हम उन्हें सेपरेट एंटिटी मानते हैं, एक अलग संस्था हम उसको उनको कंसिडर करते हैं। तो ज़्यादा आपको नहीं समझना है, आपको समझना सिर्फ इतना है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी आपका बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक अलग संस्था है जिसका मालिक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मालिक का उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनर। तभी हम उनके अकाउंट्स को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। तो दोनों के अकाउंट्स अलग अलग होंगे, मालिक जो है वो बिजनेस से बिल्कुल अलग होगा। ये हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो नाम से समझना है, मुद्रा मापन। मुद्रा मापन मतलब जो चीज़ मुद्रा में है उसी को हम माप सकते हैं, और वही चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है। मतलब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जिन्हें हम मनी में यानी मुद्रा में नहीं नाप सकते, तो हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि एम्प्लॉय आपके लिए बहुत वैल्यूएबल असेट हो सकती है, एक बहुत ही कीमती चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी उस वैल्यू को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन उसको जो सैलरी मिल रही है उसे हम मुद्रा में, उसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होंगे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स मनी में होंगे, उन सभी को हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी मुद्रा मापन की संकल्पना बोलता है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यानी आवधिकता की संकल्पना।
इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि देखिए गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट चलता है, और वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले एक बार समझिए कि जब कोई कंपनी बिजनेस चालू करती है तो वो बिजनेस हम ये मानकर चलते हैं कि वो बिजनेस जो है ना हमेशा के लिए कर रहे हैं, ना कि कोई एक शॉर्ट पीरियड के लिए, कोई छोटे टाइम के लिए ना करके हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अगर हमेशा चलता रहेगा तो उसके अकाउंट्स को हमें कभी तो बंद करना पड़ेगा, ताकि हम उसकी पोजीशन जान सके कि बिजनेस सही चल रहा है या गलत, क्या बिजनेस में हमें कोई सुधार करने की जरूरत है या नहीं। ये सब जांचने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे पीरियड बांटने पड़ते हैं। हर छोटे छोटे पीरियड के लिए हमें उनके अकाउंट्स को बनाना पड़ता है, उनके अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है। यही पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट होता है, आवधिकता की संकल्पना। अवधि मतलब एक अवधि, एक शॉर्ट पीरियड। तो वही मैंने कहा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से हम ये बोलते हैं कि आपका बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें बिजनेस को तो बांटना पड़ेगा। बिजनेस को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में बांटना पड़ेगा ताकि हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें, उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसका हम पता लगा सके। इसलिए डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि आप देखें जनरली 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है। इस मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जो भी ट्रांजेक्शन हो गए उनको अलग रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, फिर अगले 1 अप्रैल से फिर नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तो हर साल के जो अकाउंट्स हैं वो इस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपको पता है सभी के जो अकाउंटिंग ईयर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आरबीआई का है वो 1 जुलाई से चालू होकर के 30 जून को खत्म होता है, तो सभी का अलग है। लेकिन जनरली जो हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही होता है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है हिंदी में प्रोद्भावन की संकल्पना। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसको हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। देखिए अकाउंटिंग दो तरह की होती है। जब भी आपसे अकाउंटिंग पूछे तो दो तरह की होती है, एक कैश बेसिस होती है, एक मर्केंटाइल बेसिस होती है। तो कैश में तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैश में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सिर्फ उन्हें ही हमें रिकॉर्ड करना है। समझिए, इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मई के मंथ में किसी एम्प्लॉय ने आपको सर्विस दी। अब आप उसको पेमेंट करते हो, मान लीजिए 31 मई को या फिर आप 1 जून को, जब भी पेमेंट करते हैं आप उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने उसको, अब उसने काम तो कर दिया, 1 मई से लेकर 31 मई तक उसने काम कर दिया, तो सर्विस तो उसने ड्यू हो गई, सर्विस तो उसने दे दी मुझे, तो सैलरी तो मेरे सिर पर है, वो तो मुझे देनी है। अब अगर मैं इस सैलरी का पेमेंट करता हूँ कैश के अंदर या बैंक से, जो भी है, अगर मैंने इसका पेमेंट किया तो वो मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी उसी तारीख को, तभी जब मैंने उसको पेमेंट किया। ये सिस्टम होता है कैश सिस्टम की। जब आपने पेमेंट किया, जब आपके पास से एक्चुअल में पैसा गया, चाहे वो कैश में जाए या बैंक के थ्रू जाए, तब आपको उसको रिकॉर्ड करना है। ये हमारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो मेथड होता है उसके अंदर किया जाता है। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम क्या बोलता है कि जो सर्विस या जो भी एक्सपेंस है आपका या जो भी इनकम है जो जब ड्यू हो चुकी है, ड्यू मतलब जैसे कि हमारे एग्जांपल के केस में जो एम्प्लॉय ने सर्विस दी है वो मई में उसने दे दी। अब आप उसे कब पेमेंट करो कब नहीं करो, लेकिन सर्विस तो वो मई की रहेगी। अगर मैं उसको अगले साल भी पेमेंट करूँगा तो भी सर्विस तो वो इस साल के मई महीने की ही रहेगी। तो ये बोलता है कि आप चाहे कैश में पेमेंट करो चाहे मत करो, हमें मतलब नहीं है। जो भी सर्विस जिस समय ड्यू हो गई, जिस समय जो सर्विस आपने दी, जिस समय जो इनकम, जिस समय से जो इनकम रिलेट करती है, जिस समय से जो एक्सपेंस रिलेट करता है, आपको उसे उसी समय इंक्लूड करना है, चाहे आपने उसे कैश में पेमेंट किया हो या नहीं। ठीक है, तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है। इसमें हमने लिखा है कि रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर, यानी जब वो चीज़ ऑकर होती है, मतलब जब वो चीज़ एक्चुअल में हो जाती है उस समय आपको रिकॉर्ड करना है। एंड टू विच दे रिलेट, और जिस ईयर से यानी जिस पीरियड से वो रिलेट करती है आपको उसी पीरियड में उसको रिलेट, उसी पीरियड में आपको उसे रिकॉर्ड करना है, ना कि जब आपने उसका पेमेंट किया है। क्योंकि वो चीज़ कैश सिस्टम में चलती है, मर्केंटाइल सिस्टम में जो है जो चीज़ जब ऑकर होती है, जिस समय वो एक्चुअल में परफॉर्म की जाती है उसी समय वो आपको रिकॉर्ड करनी होती है। इसे आप शॉर्ट लैंग्वेज में अपने हिसाब से जैसा लिख सकते हैं वैसा लिख लीजिए। बाकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ जिस पीरियड में आपकी परफॉर्म हो गई उस पीरियड में ही उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश में पेमेंट हुई हो या नहीं हो। कैश में पेमेंट वाला सिस्टम कैश बेसिस वाला सिस्टम होता है, और जो ड्यू बेसिस, इसको हम ड्यू बेसिस सिस्टम भी बोलते हैं कि जब जो चीज़ परफॉर्म करती उसको हम उसे ड्यू होना बोलते हैं, उसी समय उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसकी हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में भी बात की थी। तो एक बार हम इसी को देख लेते हैं। तो गोइंग कंसर्न मतलब चालू व्यापार, मतलब आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। ये हम अज्यूम करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो चलता ही रहेगा।
तो बिजनेस चलता रहेगा तो हम हमेशा रिकॉर्ड करते रहेंगे ट्रांजेक्शन को, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसलिए हम उसे पीरियड्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे पीरियड में, जैसे कि 1 साल के पीरियड में बांट देते हैं। तो इससे ही हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलते थे। लेकिन गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, चालू व्यापार कि आपका जो बिजनेस है, हमें ये मान के चलना है कि आपने बिजनेस चालू किया है तो वो इस नियत से नहीं किया कि हम उसे बंद कर देंगे। हमारी नियत ये होगी कि वो बिजनेस हमेशा चलता रहे। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। देखेंगे, assumption that enterprise will continue in operation for foreseeable future, मतलब फ्यूचर में चलता रहेगा, बिजनेस आपका चलता रहेगा। एंड नीदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू लिक्विडेट, कि ना तो आपकी ऐसी कोई नियत है, ना ही आपकी ऐसी कोई जरूरत है कि आपको बिजनेस को बंद करना पड़े, ये हम मान के चलते हैं। तो बिजनेस लंबा चलता रहेगा, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये बोलता है मिलान की संकल्पना। देखो, मिलान मतलब मिलान करना है आपको, तो मिलान कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, कि जो इसको इस सिंपली आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी महीने की रेवेन्यू को आपने रिकॉग्नाइज किया तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी आपको साथ में रिकॉग्नाइज करने ही पड़ेंगे। If any revenue is recognized, then expense related to earn that revenue should also be recognized। कि अगर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, अगर आपने रेवेन्यू जो इनकम है आपने ले ली इस बार बुक्स के अंदर, वो ड्यू बेसिस पे आपने मान लीजिए जैसे भी आपने उसको लिया है, चाहे ड्यू बेसिस पे लिया हो चाहे कैश बेसिस पे लिया हो, अगर आपने आपकी बुक्स में उसे ले लिया तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें भी आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट को बना के उसकी पैकिंग वगैरह करके आपने उसको सेल किया, तो अगर मैंने उसको सेल किया तो सेल की मैंने रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर ली, सेल की जो रेवेन्यू इनकम थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, जैसे कि पैकिंग का ही हो, चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का हो यानी लोगों तक पहुंचाने का हो, या जो भी खर्चे हो वो सब भी मुझे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उस रेवेन्यू से, उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। तो जो रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया, जो रेवेन्यू आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और एक है उसके बाद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। दोनों लगभग सिमिलर है। कैसे हैं बताता हूँ। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट आपको पता है कि जो आपकी लागत लगी है बस आपको उसी पे रिकॉर्ड करनी है हर चीज़। जैसे कि द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट मतलब जो एक्विजिशन मतलब जब आपने उसको खरीदा है, जैसे भी आपने जो भी चीज़ कभी भी एक्वायर की है, परचेज की है, खरीदी है, उस समय जो आपका पैसा लगा आपको उसी में चीज़ को रिकग्नाइज करना है। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में वो चीज़ कितनी है। मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अगर मुझे वो 90 रुपये में भी पड़ गई तो मार्केट में नो डाउट उसकी रेट 100 है, लेकिन फिर भी मुझे रिकॉर्ड किस पे करना है, 90 रुपये के ऊपर, ना कि 100 रुपये के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जो मेरा पैसा लगेगा वही मुझे रिकॉर्ड करना है। इससे मतलब नहीं है कि उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू क्या है, तो जो मेरे कॉस्ट लगेगी वही मुझे रिकॉर्ड करनी है। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है, सिंपल है। उसके बाद चलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बोलता है कि कोई भी चेंज जो होगा वैल्यू ऑफ एन एसेट, कोई भी असेट की वैल्यू में, यानी असेट मतलब जो भी बिजनेस के पास संपत्तियां हैं, ठीक है, जो भी मशीन है, फर्नीचर है, जो भी, इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज होगा तो उसको तभी रिकॉर्ड करना है जब बिजनेस उसको रियलाइज करता है या मेटेरियलाइज करता है। रियलाइज या मेटेरियलाइज करने का मतलब बेसिकली सेल करने का है, कि जैसे भी अगर आपने उसको बेचा है, मान लीजिए बेचा है, या आपको उस मशीन या उस जो भी संपत्ति है उससे रिलेटेड जो भी आपको इनकम मिल चुकी है, उसका पैसा अगर आपको मिल चुका है, तब आपको उस चेंज को रिकॉग्नाइज करना है। सपोज कीजिए कि मैंने इसी मशीन को 90 में खरीदा, जो हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, लेकिन उसकी कॉस्ट तो उसकी एक्चुअल में मार्केट वैल्यू तो 100 है। तो मैं उस 10 रुपये का जो प्रॉफिट आज मेरे पास है, क्योंकि 90 रुपये की चीज़ 90 रुपये मैंने खरीदी लेकिन वैल्यू तो 100 है, तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मैं 10 रुपये फ़ायदे में हूँ। लेकिन मुझे ये फ़ायदे को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, क्योंकि ये फ़ायदा मैं तब रिकॉग्नाइज करूँगा जब मैं इसको एक्चुअल में रियलाइज़ करता हूँ या मार्केट में उसको मैं बेच देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब मैं इस 90 के असेट को मार्केट में बेच देता हूँ 100 रुपये के अंदर, तो अब जो मुझे 10 रुपये मिलेगा, ये 10 रुपये मुझे रिकॉर्ड करना है। ये जो 10 रुपये है ये मेरी इनकम है, ना कि ये वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको बेच दिया है और अब मुझे एक्चुअल में 100 रुपये रिसीव हो चुके हैं, 90 रुपये मैंने दिए थे, तो 10 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया। तो जब जो चीज़ रियलाइज़ होगी, मतलब जब मैं उससे रिलेटेड पैसा मुझे मिल जाएगा, सेल में कर दूंगा, तो जो पैसा होगा मुझे वही रिकॉर्ड, तब जो मुझे गेन होगा एक्चुअल में या लॉस भी होगा तो मुझे तभी रिकॉर्ड करना है, ऐसे मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दोहरे पहलू की संकल्पना। दोहरे पहलू मतलब देखिए आज के टाइम पे जो अकाउंटिंग की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम पे होती है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, ये हमेशा होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदी है तो दो चीज़ होगी। दो चीज़ ये होगी कि अगर मैंने मशीन खरीदी तो मेरे पास मशीन तो आएगी, लेकिन कैश जो है वो मेरे पास से चला जाएगा। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट तो हमेशा होते हैं, तो ये दोनों को रिकॉर्ड करता है। डबल एंट्री सिस्टम में यही सिस्टम चलता है यहाँ पे। तो जब भी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है तो आपको सिंपली समझना है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट हमेशा होंगे, उसके दो पहलू हमेशा होंगे, और उन दोनों पहलुओं का आपको रिकॉर्ड करना है। यही ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी दोहरे पहलू की जो संकल्पना है उसका मतलब यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दोनों एस्पेक्ट को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत है या संकल्पना भी इसको बोल सकते हैं। तो देखो रूढ़िवादी पता है क्या होता है कि जब जनरली हम कंजर्वेटिज्म किसको बोलते हैं, जैसे इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो अगर हमें कोई भी नई स्कीम कोई बताता है तो हम जनरली क्या बात करते हैं, हम जनरली कंजर्वेटिव में होते हैं। जब भी हमारा पैसा जानने वाला होता है तो हम कंजर्वेटिव की तरह थोड़ा बिहेव करते हैं, या रूढ़िवादी की तरह थोड़ा बिहेव करते हैं। कैसे कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं पहले कि हमें नुकसान कितना होगा। अगर मैं कोई चीज़ में पैसा डाल रहा हूँ तो मैं पहले ये नहीं पूछूंगा कि मेरा फ़ायदा कितना होगा, मैं पहले ये पूछूंगा पहले मुझे बताओ मेरा नुकसान कितना हो सकता है। अगर मुझे मेरे नुकसान पता होगा उसके बाद ही मैं डिसीजन लूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी वही बोलता है कि नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम को कभी कंसिडर मत करो। फ्यूचर में आपको क्या इनकम होने वाली उससे मतलब ही नहीं है। उसके लिए तो हमने ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि फ्यूचर इनकम से हमें मतलब नहीं है। जब वो रियलाइज होगी एक्चुअल में, जब वो सेल होगी तब हमें उसे रिकॉर्ड करना है, ऐसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन कंजर्वेटिव में कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर इनकम को तो कंसिडर मत करो, लेकिन जो भी हाउएवर दे शुड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि जो भी पॉसिबल लॉसेस मेरे को हो सकते हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हो सकते हैं, मुझे उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे मुझे मेरे बुक्स में मेंशन करना पड़ेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे बुक्स में देनी होगी। यानी लॉसेस कंसिडर करके चलो, प्रॉफिट से हमें मतलब नहीं है, प्रॉफिट तो होगा तो हम देख लेंगे बाद में, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे जब होगा। लेकिन लॉसेस जो हो सकते हैं इन फ्यूचर, अगर हो भी सकते हैं, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो भी मालिक हैं उनको मैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन ये दे सकूँ कि हाँ हमारे बिजनेस में ये रिस्क इन्वॉल्व है, इतना लॉस हमें इन फ्यूचर हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट चलता है कि असेट को वैल्यू करना है कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। लोअर का मतलब कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो, और जो मार्केट प्राइस है वो, इन दोनों में से जो भी कम हो आपको उसी वैल्यू पे असेट को रिकॉग्नाइज करना होता है। जैसे हमने पहले बताया था जिस एग्जांपल में, जिसमें 100 रुपये मार्केट प्राइस थी और 90 रुपये उसकी कॉस्ट थी। तो ये तो मार्केट प्राइस है और ये है कॉस्ट, तो दोनों में से जो भी कम हो यानी 90 रुपये, इससे ही हमें क्या करना है, इसी पर हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है। ये कॉन्सेप्ट आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रूढ़िवादिता का सिद्धांत या रूढ़िवादिता की संकल्पना के अंदर हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप सिंपल है, आप उसको इजीली समझ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसे जरूर लिखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी या संगतता, कंसिस्टेंसी और संगतता से आपको समझ में आ गया कि हमें जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम लगातार करते रहें। यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली आप फॉलो करते रहें। मतलब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं, कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर मान लीजिए मैं मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे मर्केंटाइल ही फॉलो करते रहना चाहिए। ये सिस्टम बोलता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मैं और चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि आप इतनी चीज़ें ना समझे तो बेटर होगा। आप सिर्फ इतना समझिए कि जो ये एक एडवाइजरी समझ सकते हैं कि आपको ये राय दे रहा है, आपको एक ओपिनियन दे रहा है कि जनरली आप जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं आपको उसी को फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि सभी को ये समझ में आए कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट वही हैं। और आपको पहली बार जब हम अकाउंट्स देखें तो हमें इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि हमें तो ये पता है कि आप सभी जो भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप करते आए हैं, उनको आज भी आपने फॉलो किया होगा, आपने उनको चेंज नहीं किया होगा, ताकि जो इन्वेस्टर है, जो मालिक है, उनको ईजिली समझ में आ जाए। आप जनरली उनको चेंज ना कीजिए, ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद चलते हैं मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यानी भौतिकता। देखिए कोई चीज़ की भौतिकता मतलब कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कोई चीज़ कितनी अहमियत रखती है, कितनी ज़्यादा अहम है, कितनी ज़्यादा बड़ी है, बस वही मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। कि आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज्ड।
यानी कोई ऐसा बिजनेस का आइटम या कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही अहम है या बहुत ही बड़ी मात्रा में, या बहुत, जैसे मान लीजिए मेरे बिजनेस में 100 रुपये के ट्रांजेक्शन होते हैं जनरली, लेकिन एक बार कोई 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन हो जाता है तो ये बहुत मटेरियल हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। देखिए डिस्क्लोज बोल रहे हैं, रिकॉर्ड तो वैसे भी सारे ट्रांजेक्शन को आप करते ही हो, यहाँ डिस्क्लोज की बात की, आपको अलग से दिखाना पड़ेगा ऐसे ट्रांजेक्शन को कि देखिए हमारे बिजनेस में कुछ बड़े ट्रांजेक्शन इस तरह के हुए हैं, इनको डिस्क्लोजर देना ये मैटरनिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो चुके हैं। ये जो 10-12 कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो में मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप वीडियो स्लो कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो में मैंने थोड़ा तेज बोला है या जल्दी बोला है तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ज़रूर अपनी लैंग्वेज में इसको लिखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं कि क्या हम उन सभी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये 2013 का पेपर है जिसमें ये 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला बोलता है इनमें से कौन सी लेखांकन अवधारणा नहीं है। ठीक है, लेखांकन अवधारणा मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मैंने आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सबसे पहला वही था। गोइंग कंसर्न मैंने आपको पढ़ाया। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। ठीक है, गोइंग कंसर्न बोलता है कि बिजनेस चलता रहेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं, दोनों को हमें रिकॉर्ड करना है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है। लेकिन हमने सिस्टम कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ा नहीं, तो इसका मतलब जो आंसर है वो कौन सा होगा आपका, ये होगा सिस्टम कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये भी हमने आसानी से कर लिया। अगला देखते हैं, ये बोलता है कि लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। देखिए दूरदर्शिता सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में कई बार क्या होता है अकाउंट्स और ऑडिट, इनके वर्ड्स बहुत टफ होते हैं, बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं। मैं से कहूँगा हिंदी के अंदर, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ पहले, तो मुझे पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंग्लिश भी देख के चलिएगा, क्योंकि हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब क्योंकि एक वर्ड के अलग अलग वर्ड्स अगर वो लिख देगा तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन इंग्लिश में जनरली सिमिलर रहने वाले हैं, यही वर्ड रहेंगे, इसके अलावा कोई वर्ड चेंज नहीं होंगे। एक कंजर्वेटिज्म की जगह प्रूडेंस यूज़ कर सकता है, जो मैंने आपको बताया था रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंदर, वहाँ वो जरूर दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ करता है, मतलब दोनों की जगह वो यूज़ कर सकता है एक दूसरे को, बाकी और किसी में नहीं करेगा। इसलिए इंग्लिश भी एक बार देखिएगा आप। देखिए लगभग अकाउंट्स और ऑडिट और इकोनॉमिक्स मिला के 225 नंबर का सवाल है, तो इतना तो आप कर सकते हैं। आपको पास होना है तो आप इतना तो जरूर कीजिएगा। मैं कहूँगा ज़्यादा मेहनत नहीं है, अगर आप थोड़े दिन इनको देखेंगे 2-4 बार तो ये 5-5 मिनट में आप इनको ईजिली कवर कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को। आप यहाँ पे देखिए 2013 में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, यानी लगभग 6 नंबर के मार्क्स आप यहाँ पे ईजिली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी दूरदर्शिता का सिद्धांत। देखिए रूढ़िवादिता मैंने बोला, इसका इसने हमें दूरदर्शिता बोला, लेकिन इंग्लिश में ये कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस के अलावा कुछ वर्ड नहीं बोलेगा दूसरा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रू कौन सा है प्रूडेंस से रिलेटेड, यानी दूरदर्शिता के सिद्धांत से रिलेटेड ट्रू बात कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला कि हमें फ्यूचर लॉसेस को ध्यान में रखना, यानी भावी हानियों को ध्यान में रखना, भावी लाभों को ध्यान में रखना, स्कंद को ध्यान में रखना और अशोधित ऋणों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि प्रॉफिट को मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन लॉसेस को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यानी इसका जो आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट। क्योंकि देखिए इन्वेंट्री के बारे में, यानी स्कंद जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं करी। प्रॉफिट को तो हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं करना, फ्यूचर के जो होंगे वो तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे। और अशोध्य ऋण यानी जो आपके बैड डेट्स होती है उनके बारे में हमने कोई बात नहीं की। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। तो देखिए आप इजीली बहुत ही आराम से आप इसको आराम से 6 नंबर सिक्योर कर सकते थे। आते हैं 2015 के ऊपर। 2015 में भी यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन देख सकते हैं कि मतलब व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना, मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि बिजनेस जो है हमारा इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में हम उसे नहीं बेचेंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, यानी बिजनेस चलता रहेगा, यानी किसे बोलेंगे निरंतर संकल्प, निरंतरता की संकल्पना, यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो हमने पढ़ा था। देखिए हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट भी देखा है, कंजर्वेटिज्म देखा है, एक्रोल भी देखा है, ऑप्शंस को भी देखेगा, क्योंकि अभी ऑप्शन दिए तो जनरली ये भी बाद में पूछ सकता है। तो ये तीनों भी हमने कवर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोलता है समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है। यहाँ पे बोलता है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टाइम बेसिस के ऊपर, देखो ऑन टाइम बेसिस के ऊपर। तो आपने देखा एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जिसमें बोलता है कि जो चीज़ जब ड्यू हो गई आपको उसी समय रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे इसने बोला कि टाइम के ऊपर, मतलब जिस टाइम पे आप किस टाइम पर आपको रिकॉर्ड करनी है रेवेन्यू और एक्सपेंस, वो कब आप डिसाइड करोगे, तो भैया वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे देखिए एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी अस्तित्व की संकल्पना बोला है, लागत संकल्पना यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोला है, महत्वपूर्णता यानी मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोला है, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर भैया इसका इनमें से कोई नहीं
नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसका तो आंसर एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से आप इसको ईजिली कर सकते थे। तो आई होप वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई शिकायत है या आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।